अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज़, जो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करती हैं। और आज हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ अहम केसेस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में तो खैर एक ही अहम मुकदमे की समाअत हुई है, एक दूसरी कार्रवाई हुई है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। वो काफ़ी छोटी थी मगर काफ़ी वज़नी थी। आप कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी अहम पैगामात हैं और ख़तरे की घंटी भी टू सम एक्सटेंट एक मरतबा फिर बजा दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे बल्ले के निशान की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ इसी वक्त एक दरख्वास्त, एक अपील इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की। उसको उसी वक्त नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया और आज सुबह 9:30 बजे उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। समाअत थोड़ी सी ताख़ीर से शुरू हुई, पहले दीगर मुकदमात पर समाअत होती रही। 10:30 बजे ये मामला टेकअप हुआ और उसके बाद फिर हमने देखा कि आज इलेक्शन कमीशन के जो दलाइल थे, इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे मखदूम अली ख़ान साहब, उनके दलाइल से ज़्यादा मुदल्लिल जो दलीलें थीं वो आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की हमें नज़र में आईं। सबसे पहले मरियम नवाज़, आप हमें बताएं कि आज आपकी क्या रीडिंग है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बला मिल रहा है या नहीं मिल रहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर अपने केस का दिफा कल ठीक तरीके से किया तो श्योरली उनको बल्ला मिल रहा है। और वो इसलिए कि आज जब सुबह केस की समाअत शुरू हुई थी तो अदालत का मूड कुछ और था। यानी उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कुछ इलेक्शन कमीशन के वकील की सी ज़ुबान बोल रहे थे, लेकिन जब ब्रेक के बाद वो दोबारा आए तो फिर वो पीटीआई के साथ भी थे। इसलिए वो आप उनको बैलेंसिंग जो उन्होंने इफ़ेक्ट किया था ना, उसका क्रेडिट ज़रूर दें। और जो ओवरऑल अदालती माहौल था, और अभी जब समाअत ख़त्म हुई तो जो चीफ जस्टिस के ऑब्जर्वेशंस थी, बाकी दोनों जजेस की भी ऑब्जर्वेशंस थी, उनसे कुछ यही मालूम हुआ कि अदालत चाहती है कि किसी पार्टी को बल्ले के निशान या किसी भी इंतखाबी निशान से सिर्फ इसलिए महरूम ना कर दिया जाए कि उसने कोई अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस दुरुस्त नहीं करवाए। और जब अदालत को ये पता चला कि ये इंटर पार्टी इलेक्शंस का मामला आज का नहीं है बल्कि 2020 से नहीं हुए, तो फिर वहाँ से आके थोड़ी जो है ना वो स्टोरी बदली और माहौल भी चेंज हुआ। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अपने तमाम तर दस्तावेज़ात के साथ कल जो है वो शवाहिद के साथ दलाइल देते हैं तो फिर मुझे लगता है कि बल्ले का निशान कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं छीन सकता। उसके अलावा जो बाकी दोनों जजेस थे, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उनके जो क्वेश्चंस थे जो हम वैसे भी बात कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि क्या बाकी सारी जो जमातें हैं उनमें भी उनसे भी इतनी बारीक बीनी से आप देखते हैं ये इंटर पार्टी इलेक्शंस का मामला या नहीं। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या ये रिवायत जो है अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाने वाली किसी चेयरमैन की, ये सिर्फ पीटीआई में है या बाकी जमातों में भी? और आपको पता है ना बाकी सारी जमातों में कौन से उम्मीदवार होते हैं। पीटीआई में तो आई गेस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पर इंतखाबात इनके नहीं हुए, और वो भी फॉर सम रीजंस। वैसे ये वाहिद जमात है जो टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि ये इलेक्शंस कराती है और इनमें कुछ काफ़ी हद तक जमहूरियत है, और दीगर जमातों की मिसालें दी जाती थी। देखिए, दीगर जमातों की मुझे तो नहीं याद कि कभी उनके इंटर पार्टी इलेक्शंस को इतना मुद्दा बनाया गया और कभी उनके चेयरमैन चेंज हुए हों या कभी उनकी पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ ओहदेदार हैं वो चेंज होते हों। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा पर्टिनेंट है। उसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो क्वेश्चन था ना कि एक उन्होंने कहा, मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन का जो एटीट्यूड है वो पीटीआई के साथ बदला है या नहीं। यानी जब पीटीआई हुकूमत में थी तो इलेक्शन कमीशन उनको साल का वक्त दे रहा था इंटर पार्टी इलेक्शंस कराने के लिए। ये जेनरॉसिटी का वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि इतनी ज़्यादा जेनरॉसिटी आप उनको उन्होंने कहा कि आप इतने ओवर जेनरस हो गए थे उस टाइम पर, और अब जो है वो आप उनको महीने का वक्त भी नहीं दे रहे और वो करा के भी आ रहे हैं तो आप कबूल नहीं कर रहे। तो ये जो सारी चीज़ें, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, इनसे ये लगा कि शायद चीफ जस्टिस भी चाहते हैं कि एक इलेक्शन सिंबल के मामले के ऊपर कोई पार्टी सफ़र ना करे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सिंबल का तो नाम बन गया है, बेसिकली ये इंटर पार्टी इलेक्शंस का मामला है। अगर हम टेक्निकलिटीज़ में ना जाएं तो इस वक्त जो बुनियादी आर्टिकल 17 है उसके तहत तो ये देखना है ना कि अवाम किसको वोट करना चाहती है पार्टी। अब साथ साथ जैसे आपको पता है इंटर पार्टी से एकदम से इलेक्शन से जनरल इलेक्शन की तरफ बात शिफ्ट हो जाती थी बार बार। तो वो जो एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट था जिसमें चीफ जस्टिस ने एक दफ़ा ये भी कह दिया कि कोई चाहे ना चाहे हम चाहते हैं कि इंतखाबात हों, मतलब वो हर चीज़ को स्मेल करें, सिनेरियोस को समझ रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि इतने से मामले के ऊपर जो है ना वो बार बार आज जो ऑब्जर्वेशन रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आई है वो मेरे लिए काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी। और वो ऑब्जर्वेशन मुझे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में अगर फ़ैसला आ सकता है तो उस ऑब्जर्वेशन के बाद वो तासुर ज़्यादा बन रहा है। वो है अकबर एस बाबर साहब से उनका एक सवाल
हाँ। वो ज़रा बताइएगा। अकबर बाबर के वकील ना रोस्टम पे आखिर में आए और दलाइल दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि देखे ना, मुझे नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए गए, मैं पीटीआई के दफ्तर भी गया, मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में नहीं शामिल होने दिया। तो पहले चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आप क्यों पीटीआई को तंग कर रहे हैं इतने सालों से। तो उन्होंने कहा देखे, मैं तो पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर हूँ, तो मैं तो शुरू से वो प्रोहिबिटेड फंडिंग वाले मामले से लगा हुआ हूँ कि पार्टी में कोई उल्टी हरकत ना हो, पार्टी एक तरीक़ेकार से चले। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदे के कहने पर हम पूरी पार्टी के इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दे दे या आप हिस्सा नहीं ले सके। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, वो जब उन्होंने बार बार ये कहा ना कि मैं इन्होंने इंतखाबात दुरुस्त नहीं करवाए, तरीक़ेकार नहीं किया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अगर पार्टी के रुकन हैं तो आपका क्या फ़ायदा होगा अगर पार्टी से सिंबल छिन जाएगा। पहले ये क्वेश्चन हुआ। अगला सवाल भी चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं एक चुभता सा सवाल पूछना चाहता हूँ और मेरे जहन में जो भी सवाल आ जाता है, मेरी तो आदत है मैं पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अकबर बाबर खुद खड़े हैं या उनके पीछे कोई खड़ा है। तो अकबर बाबर के वकील कहते हैं कि हम तो 2014 से खुद ही खड़े हैं और हुकूमतें तो देखिए, हुकूमतें बदलती रहती हैं लेकिन एक हुकूमत है जो कायम रहती है। और ये वाले टॉन्ट के साथ जब उन्होंने चीफ जस्टिस से कोई सवाल करना चाहा तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि बस आपने अपनी बात कह ली है या आपने कुछ और कहना है। तो खैर उनके दलाइल मुकम्मल हो गए थे और उसके बाद चीफ जस्टिस ने उनसे ये कहा कि आप अपनी पार्टी रुकनियत का रिकॉर्ड भी लाएँ, क्योंकि वो बार बार दावा करें, पीटीआई डिनाई करिए कि आप हमारे रुकन नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर ज़ाहिर अदालत के लिए भी थोड़ा टेक्निकली डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये डिसाइड करना कि आप रुकन नहीं है तो आप इतने सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं। बहरहाल जजेस के जो चेहरों पर स्माइल थी उस क्वेश्चन के साथ कि आप खुद खड़े हैं या आपके पीछे कोई खड़ा है, तो उससे यही लगा कि अदालत मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को समझ रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डिसमेंटल करने और इलेक्शंस को डीरेल करने की सारी कोशिशें हो रही हैं। और मुझे आज एक और चीज़ फील हुई है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप भी कोर्ट को कवर करती हैं रेगुलरली, आज भी आपको लगा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीगल टीम है वो अपने केसेस को उस तरह परस्यू नहीं कर पा रही। इन दिस पर्टिकुलर केस आप देख लें, पेशावर हाई कोर्ट में जिस तरह ये गए हैं, जिस तरह इन्होंने वहाँ पर प्रेयर की है और उस प्रेयर के ऊपर भी आज काफ़ी यहाँ पर बहस हुई है और डिक्लेरेशन के ऊपर भी पेशावर हाई कोर्ट ने नहीं किया, तो पता चला इन्होंने प्रेयर में मांगा ही नहीं था डिक्लेरेशन। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीगल टीम है वो भी कुछ खातर ख्वाह उनकी कारकर्दगी नहीं है? लीगल फोरम पर, मीडिया पर तो वो काफ़ी अच्छी बातें करते हैं लेकिन अदालतों में जाकर वो जो उनको रिलीफ चाहिए होता है वो भी सही तरह से नहीं मांगते। मुझे जाजुल एहसन का वो अनड्यू हेस्ट वाला वर्ड याद आ गया। गैर ज़रूरी जल्दबाजी में जब सारी चीज़ें की जाती हैं ना तो वो इसी तरह से नामुकम्मल रह जाती हैं। अब देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला का हाल ये था कि जब चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा उनको बार बार रिकॉर्ड करेक्शन के लिए भी बुला रहे थे तो उनके पास जवाब नहीं था देने को। अगर आज ही वो तमाम रेलिवेंट रिकॉर्ड बारी बारी रख देते, तैयारी के साथ आते और फिर अली ज़फ़र जो कि मेन उनकी काउंसिल हैं, मेन लीड कर रहे हैं इस केस के अंदर, वो लाहौर में बैठे थे और जब मेन उनसे क्वेश्चन होना शुरू हुए तो वो लाहौर वीडियो लिंक पर भी मौजूद नहीं थे। तो ये हाल इनकी संजीदगी का है। फिर जब इनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है तो वो हमें काउंटर करते रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप इस टाइम पूरी फ़ौज जो है वकला की है जो पीटीआई को लीड कर रही है। आपको मालूम भी है ये सारे अच्छे रिप्यूट वाले वकला हैं। फिर जब इनसे अदालत सवालात पूछती है, उनको वक्त देती है, उनको बार बार मौका देती है, तो वो टाइमली अगर कर लेते आज तो शायद ये मामला आज ही सेटल हो जाता। और आपको पता है अब कल हतमी फहरिस्तें जारी करनी है इलेक्शन कमीशन ने, कल उन्होंने सिंबल्स जारी करने हैं। तो अब कल ही अगर अदालत भी फैसला करती है, पीटीआई का बैट सिंबल छिन जाता है, तो फिर कसूर जो है ना वो अदालत से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला का भी होगा कि जब आपको मालूम था कि ये केस फिक्स्ड है, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ आना है, परसों तो आपने पेशावर हाई कोर्ट में ये केस लड़ा है, तो कौन सी इतनी तैयारी थी जो दरकार थी इस केस के लिए कि आप 3 दिन, अभी हामिद खान साहब अभी 3 दिन मांग रहे थे मंडे तक। उसकी एक रीज़न है, हामिद खान साहब बीइंग सीनियर काउंसिलर उनको मालूम था कि अब उनके हक़ में फ़ैसला आ चुका है, तो मंडे तक अगर ये केस जाएगा तो सिंबल इनको अलाट हो जाएगा। मगर उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उनको स्टे दे देंगे और उस फैसले पर अमल दरामद या उस फैसले को ही मुअत्तल कर देंगे। जब उन्होंने ये कहा तो फिर हामिद खान साहब ने कहा कि हम आज ही इस केस को लेकर चलेंगे और कल तक उन्होंने मुलतवी करने का कहा। देखिए, अब बेसिकली जब ईसीपी यहाँ आया है तो उसको इंटरिम रिलीफ तो मिलना चाहिए, जैसे पीटीआई को पहले मिला था, तो वो तो अदालत ने उनको पहले ही क्लियर कर दिया था ना। मज़ाहिर नकवी साहब को तो नहीं मिला। देखिए, मज़ाहिर नकवी को आप छोड़ देना, अब वो गॉन गेम हो गए। अब आप पीटीआई की बात करें तो अब ये है कि अब जो भी डिसीजन होगी वो कल ही होगी और मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है वो डिसीजन ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़िलहाल बल्ले के निशान के साथ इलेक्शंस लड़ने दिए जाएं और उसके बाद फिर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाली टेक्निकलिटीज़ हैं
उनको दुरुस्त कर लें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब अगर पीटीआई ने अपना केस मुकम्मल तौर पर पेश किया ना और ये बताया कि बाकी सारी जमातों ने भी कभी इतने अच्छे इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए हैं, तो फिर मुझे लगता है कि अदालत को भी कन्विंस होना पड़ेगा और अदर साइड के वकला को भी होना पड़ेगा, और बतौर इलेक्शन कमीशन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इतना एक पार्टी के पीछे भी नहीं जाना चाहिए। अब ये फील अगर जजेस ने कर लिया है ना, तो यही पब्लिक परसेप्शन भी था, आपको पता है, और वो अगर जजेस इसी तरीके से चलते हैं जैसे आज एंड थी समात की, तो पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी शर्त ये है कि उनके वकला की तैयारी होनी चाहिए, बिल्कुल, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है, फिर वो ट्रोलिंग करते हैं, लेकिन उसकी वजूहात अब देख लें, आज तो मौका दिया गया उनको। बिल्कुल, थैंक यू मरीम नवाज़। मरीम को आपने सुना, मरीम ने काफ़ी डेप्थ में हमें समझाया है आज की इस पूरी कार्रवाई को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, और बहुत से लोग मिसकॉन्स्टिट्यूट भी कर रहे हैं आज की इस कार्रवाई को और नेगेटिव वे में ले रहे हैं कि वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना मिले। जैसा कि मरीम ने कहा, मेरी भी राय यही है कि काफ़ी हद तक मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रिलीफ ले सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से। हैविंग सेड दैट कि उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं आज वो शायद इतनी हौसलामंद नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और उसके लिए कुछ ऑब्वियस रीज़न्स हैं, वो आप सबको मालूम है। लेकिन एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये अंदाज़ा है, ये इदराक है जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जो एक सवाल उन्होंने अकबर एस बाबर से पूछा है वो सवाल उन्होंने अचानक नहीं पूछ लिया। ऑब्वियसली उनको भी कुछ आइडिया है, कुछ चीज़ों के बारे में वो भी जानते हैं। देखना होगा कि क्या कल जो फ़ैसला वो देने जा रहे हैं उसमें उनके ये थॉट्स जो हैं ये रिफ़्लेक्ट करेंगे ये या नहीं। बहुत से लोगों को तवक्कुआत हैं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान न मिला तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी एक तनकीद का सिलसिला शुरू होगा, और जो इंतखाबात हैं वो इंतखाबात जो पहले से ही मुतनाज़ा हो चुके हैं, अभी हुए नहीं हैं इंतखाबात मगर वो मुतनाज़ा हो चुके हैं, मगर उसमें अब ये जो कल का फ़ैसला है ये भी अपना अहम किरदार अदा करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हद तक जहाँ तक मामला है तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अगर कल बल्ले का निशान अलॉट नहीं करते या बल्ले के निशान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को ख़ारिज नहीं करते तो फिर जो है इस इंतखाबी अमल के ऊपर बहुत से सवालात उठेंगे। और वो जो क्या सराइयाँ एक तवील अरसा से की जा रही थी कि आइंदा आम इंतखाबात में पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, उससे जब मोहर सख्त होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो फिर मामलात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो काफ़ी आप कह सकते हैं कि ख़तरनाक भी है। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत चाहूँगा, जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने गुज़िश्ता रात इस्तीफ़ा दिया और मैं उस पर आपको रिपोर्ट भी नहीं कर सका फॉर सर्टन रीज़न्स। और मामला यह है कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन जो हैं उन्होंने कल ही दोपहर को या शाम के वक्त ये इस्तीफ़ा दिया है। और अगर मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं तो वो मामला था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से मुताल्लिक़ ही। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास होना था कल, बावजूद इसके कि वो मुस्ताफ़ी हो चुके थे, बताया यह जा रहा है, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पहले गैर रस्मी सा इजलास हुआ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के तमाम मेंबरान पर मुश्तमिल, और उस इजलास में जस्टिस एजाज़ुल एहसन भी शरीक थे। और इस इजलास में बताया जा रहा है कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने चीफ़ जस्टिस और दीगर तमाम मेंबरान से ये कहा कि अब हमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ प्रोसीड नहीं करना चाहिए, इस कार्रवाई को रोक देना चाहिए और आज इजलास नहीं करना चाहिए। वजह यह है कि वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और आर्टिकल 209 के तहत एक रिटायर्ड जज या जो जज अब ओहदे पर नहीं है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट नहीं की जा सकती, ना ही उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। खैर, उसके बाद फिर जो वहाँ पर मौजूद 4 दीगर मेंबरान थे चीफ़ जस्टिस समेत, उन्होंने जस्टिस एजाज़ुल एहसन के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। ये वो टर्निंग पॉइंट है जिससे बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने वहाँ फ़ैसला किया। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं आज के इस इजलास में शिरकत नहीं करूँगा, और उसके बाद इजलास हुआ। आपको मालूम है उस इजलास में क्या कुछ हुआ। कुछ ऑब्जर्वेशंस जस्टिस एजाज़ुल एहसन से भी मुतल्लिक़ थी और कुछ ऑब्जर्वेशंस इनडायरेक्टली उनको कुछ लोग कहते हैं कि हिट किया गया, जब यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो कायम किया गया चीफ़ जस्टिस की जानिब से और ये कहा गया कि अगर एक जज जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का मेंबर जज है वो उस जज को जिसके ख़िलाफ़ शिकायत पर कार्रवाई हो रही है उसको ये बता दे कि कल तुम्हारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आने वाला है और वो मुस्ताफ़ी हो जाए, तो फिर क्या उस जज को फिर तमाम तर मराहत मिलेंगी और वो एग्जॉनरेट हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। उसके बाद हमने देखा कि शाम को तकरीबन 7 बजे के करीब जस्टिस एजाज़ुल एहसन के इस्तीफ़े की ख़बर आ गई।
गो के मालूम ये हुआ कि वो शाम को ही, जब ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई मुकम्मल हुई, उसके कुछ देर के बाद ही इस्तीफ़ा देकर जजेस कॉलोनी में अपने घर को जा चुके थे और उनका इस्तीफ़ा आज सदर मुमलिकत ने मंजूर भी कर लिया है। और बहुत से लोग कह रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं जस्टिस एजाजुल अहसन पर कि उन्हें ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। ये इस्तीफ़ा उनकी जानिब से एक, आप कह सकते हैं कि कमज़ोरी की अलामत समझा जा रहा है और एक इंडिपेंडेंट जज थे, बहुत से लोगों का ये मानना है, और उन्हें खो दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बहरहाल अब जो भी है वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं। मुख्तलिफ जजेस के हवाले से भी बातें हो रही हैं, जस्टिस मुनीब का भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी हो सकते हैं। तो मेरी तो जहाँ तक राय है, जस्टिस मुनीब अख्तर को अव्वल तो होना नहीं चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उनको वो होंगे भी नहीं। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, और वो सबसे अहम बात यह है कि बड़े काबिल जज हैं और बड़े उन्होंने अहम फ़ैसले दिए हैं, बड़े लायक जज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको उनकी राय से या उनके फ़ैसलों से इख्तिलाफ हो सकता है, तो देखना होगा अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये ओनस आता है कि वो अपने हाउस को कैसे इन ऑर्डर करते हैं। अगर इस तरह इस्तीफ़ों का सिलसिला चल निकला है तो फिर ये मामलात जो हैं वो इवेंचुअली चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ही आएंगे और बातें उन पर ही होंगी कि वो शायद अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं कर पा रहे और उनकी जानिब से शायद कुछ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, जिसकी आपने देखा निशानदेही कल जस्टिस मंसूर अली शाह ने कही थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में, कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जब ये कहा कि मौजूदा हालात में वो बतौर जज काम नहीं कर सकते, तो वो क्या वजह है, क्या उनके साथ ड्रैकोनियन रवैया रखा गया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का। तो देखते हैं, आज की जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आज की इजलास की कार्रवाई गो के मुख्तसर थी, सिर्फ 7 से 8 मिनट पर मुहित थी, मगर उस कार्रवाई में आज जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसने अव्वल तो आपको मालूम होगा ख्वाजा हारिस साहब को गुज़िश्ता रोज़ नोटिस उन्होंने किया था, हमने आपको बताया था, और ख्वाजा हारिस साहब ख़ुद तो नहीं पहुंच पाए, मगर उनका एक जवाब, एक मैसेज चीफ़ जस्टिस तक पहुंचा। उन्होंने वो कमरा अदालत में रजिस्ट्रार से कहा कि उन्होंने पढ़ कर सुना भी दिया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो आज मुमकिन नहीं है अदालत में पहुँच सकते हैं धुंध की वजह से, और उस पर उन्होंने कहा कि समाअत को मौखर किया जाए। मगर बाद में डॉक्टर यासिर जो कि ख्वाजा हारिस के एसोसिएट हैं, वो कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्होंने आकर कहा कि मुझे अभी उनका मैसेज आया और ही इज़ ऑन हिज वे। वो इस वक्त गालिबन भेरा या कहीं पहुंच चुके थे करीब ही, और वो कह रहे थे कि आप 2:30 बजे तक इस केस को आज मुलतवी करें, तो 2:30 बजे तक ख्वाजा हारिस साहब आ जाएंगे। मगर चीफ़ जस्टिस शायद आज मूड में नहीं थे, उन्होंने कहा कि हमारे सामने इलेक्शन मैटर भी है, हमने उसको भी सुनना है, तो बेहतर यही होगा कि हम इस मामले को मौखर कर दें। और उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि उस 2 रुकनी बेंच के फ़ैसले को चैलेंज किया जाएगा जो आफिया शहरबानो केस था, जिसके अंदर जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 209 के तहत ये कहा था कि कार्रवाई फॉर्मर जजेस के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती, या जो जजेस मुस्ताफ़ी हो चुके हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अब हम उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर रहे हैं, और साथ ही अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये इंदिया दे दिया है कि इसकी समाअत की इसकी जो आइंदा कार्रवाई है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की, वो 15 फरवरी को होगी इंतखाबात के बाद, और 15, 16, 17 3 दिन तक जो गवाहान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड होंगे। और लग यही रहा है कि अब अदालत ने यह तय कर लिया है कि आइंदा जब भी इस मुकदमे की इन शिकायत पर कार्रवाई होगी तो 3 से 4 दिनों में इसको कंक्लूड भी कर लिया जाएगा। ख्वाजा हारिस साहब आएँ या ना आएँ, गो के ख्वाजा हारिस साहब ने कहा है कि वो आएंगे और वो बताएंगे अदालत को जो उनका मौक़िफ़ है। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। बहरहाल अब सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है, और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा भी अब बज़ाहिर उनके काम आता नज़र नहीं आ रहा, और ये मामला अब उनके ख़िलाफ़ काफ़ी आगे तक जाएगा। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को इस मौके पर इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। खैर, आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।